नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। दोस्तों, हम आज आपके बीच कुछ जीके के प्रश्न लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन देखते हैं इसके। सीडी देशमुख, ओसबॉर्न स्मिथ, शक्तिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अब बात करते हैं और इन ऑप्शंस के बारे में, ये कौन कौन थे। तो ओसबॉर्न स्मिथ जो थे हमारे, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। शक्तिकांत दास के बारे में बात करें तो शक्तिकांत दास जो हैं, ये हमारे आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। बात करते हैं हम आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आगे हम आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई हमारा देश का केंद्रीयकृत बैंक है। तो नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी एंड सी बोथ। तो विटामिन बी एंड सी बोथ दोनों ही हमारे पानी में घुलनशील हैं। विटामिन के जो होता है हमारा, ये वसा में घुलनशील है, में घुलनशील है। अन्य वसा में घुलनशील फैट जो विटामिन जो होते हैं, अन्य विटामिन अन्य वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी और ई, ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी डी और सी जो होते हैं हमारे, पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील। बात करें हम विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल। बात करें हम विटामिन बी की। विटामिन बी के टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी के टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें विटामिन बी को, जिसमें विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। थायमिन कहा जाता है। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विटामिन बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर, यमुना नदी पर? तो धुआंधार जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी नदी पर, नर्मदा नदी पर ही संत ओंकारेश्वर, संत ओंकारेश्वर संत ओंकारेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। संत ओंकारेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया। बात करें हम गंगा नदी की। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बात करें गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे जिसे दक्षिण भारत की जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नासिक इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। नासिक महाराष्ट्र में इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। बात करें हम यमुना नदी की, तो यमुना नदी यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर जो है हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन दे हमारे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। यहाँ थोड़े ऑप्शंस में मिस्टेक है। एक ऑप्शन ई और लगा लेते हैं हम। एक ऑप्शन ई और लगाया हमने, ए व बी दोनों। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों। राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों। तो दोस्तों, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास होती है। राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास होती है। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है, वह संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत
तथा राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है वह संविधान के अनुच्छेद वह संविधान के अनुच्छेद वह संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत होती है। अब इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, वह मृत्युदंड तथा राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे वह राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे वह मृत्युदंड तथा मार्शल लॉ तथा मार्शल लॉ दोनों के संबंध में क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होती। ठीक दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास क्षमादान की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दशकीय आधार पर जनगणना किसके समय में हुई थी? दशकीय आधार पर जनगणना किसके समय में हुई थी? तो दोस्तों, अगर जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना हमारी दस के आधार पर जनगणना किसके समय में हुई? तो जनगणना 10 के आधार पर हमारी लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में प्रारंभ हुई। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में प्रारंभ हुई। लेकिन जनगणना पहली बार हमारी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई, जिसे जिसे अनियमित जनगणना कहा जाता है। इसे अनियमित जनगणना कहा जाता है। 10 के आधार पर जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में प्रारंभ हुई, जिसे पूर्ण जनगणना कहा जाता है। इसे पूर्ण जनगणना कहा जाता है। जनगणना हमारा जनगणना हमारा संघ सूची का विषय है। जनगणना हमारा संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत में जनगणना कराने का दायित्व भारत में जनगणना कराने का दायित्व भारत में जनगणना कराने का दायित्व गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय के पास होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 246 संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न दिया है, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बात करें सरोजिनी नायडू की, इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन 1925 के अधिवेशन, जो कानपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू जो थी किसी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता
करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अब बात आती है, यदि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? तो कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जो थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये थी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला। पहली महिला। पहली महिला जिन्होंने 1917 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। बात करें हम ऑप्शन बी की, 1885 1885 में क्या हुआ था? तो 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। जिसकी स्थापना किसने की? आईएनसी की स्थापना। आईएनसी की स्थापना। आईएनसी की स्थापना किसने की? आईएनसी की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने। आईएनसी की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने। तो अब बात आती है, जब एओ ह्यूम ने आईएनसी की स्थापना की तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता, 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो की थी जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल ने। ठीक है, अगला प्रश्न। जनसंख्या किस सूची का विषय है? जनसंख्या किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, कानून सूची। तो दोस्तों जनसंख्या जो है हमारा वो संवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या संवर्ती सूची का विषय है। हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची का जिक्र किया गया है। ये 3 सूची कौन कौन सी है हमारी? पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची। संवर्ती सूची। दोस्तों जिन संवर्ती सूची का अधिकार, संवर्ती सूची का अधिकार केंद्र सरकार पर होता है। केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार के पास होता है। तथा राज्य सूची का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार के पास होता है। तथा संवर्ती सूची का अधिकार दोनों के पास होता है। संवर्ती सूची का अधिकार दोनों के पास होता है। ये क्या है? ऑप्शन डी कानून सूची। कानून सूची कोई अनुसूची नहीं होती। कानून सूची कोई सूची नहीं होती। तो इस ऑप्शन का, प्रश्न का सही उत्तर है संवर्ती सूची। जनसंख्या संवर्ती सूची का विषय है। यदि हमसे प्रश्न करे कि जनसंख्या मूल संविधान में किस सूची का विषय था, तो मूल संविधान में
जनसंख्या मूल संविधान में कौन सी सूची का था? तो जनसंख्या मूल संविधान में था राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, जिसे जिसे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1946 1976, जिसे 42वें जिसे जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संवर्ती सूची में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न की हमने व्याख्या करी। आते हैं अगले प्रश्न पर। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हमारी किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, गाडगिल मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो दी गई थी, इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। प्राथमिकता कृषि को दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कृषि को दी गई। आगे ऑप्शन दिए हुए हैं महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल, यह मॉडल जो था यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। गाडगिल मॉडल तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए था। ठीक है, अगला प्रश्न, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? फोरमैन ने, स्टफर्ड क्रिप्स ने, पैथिक लॉरेंस ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो ओजोन छिद्र की जो खोज की थी वो की थी फोरमैन ने। फोरमैन ने ओजोन छिद्र की खोज की। ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की। ओजोन होता क्या है? ओजोन होता क्या है? ओजोन एक परत होती है। ओजोन एक परत होती है। ओजोन एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, किरणों को रोकती है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, जो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं उन्हें रोकती है। जिन हानिकारक किरणों के कारण, जिन हानिकारक किरणों के कारण स्किन कैंसर, स्किन कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी होती हैं, ये जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं ये भी होती हैं यूवी रेज। यूवी रेज, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट, यानी कि
अल्ट्रा जो है यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। बात करें हम स्टेफर्ड क्रिप्स की, स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो 1942 में आने वाले, ये 1942 में 1942 में आने वाले क्रिप्स मिशन के हेड थे। बात करें पैथिक लॉरेंस की, तो पैथिक लॉरेंस जो थे ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया जिसके हेड थे, कैबिनेट मिशन जिसके हेड थे, पैथिक लॉरेंस उसके हेड थे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।